बस मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के लेक्चर 6 में आज हम ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्माधारिता किसी भी निकाय का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं। क्योंकि ऊष्माधारिता ताप पर निर्भर करती है, अतः इसके मान भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए इसे मीन हीट कैपेसिटी से भी व्यक्त किया जाता है। यदि किसी तंत्र को Q ऊष्मा दी जाती है तो माना कि उसका ताप T1 से T2 हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इस वजह से भिन्न भिन्न ताप पर इसका मान अलग अलग है, इसलिए इसे हम मीन हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। यदि Q ऊष्मा है तंत्र की ऊष्मा, या Q ऊष्मा दी जा रही है तंत्र को और उसका ताप T1 से T2 के बराबर से T2 हो जाता है, तो उसे हम व्यक्त कर सकते हैं C बार T2 माइनस T1 इक्वल्स टू C बार इक्वल्स टू Q T2 माइनस T1। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऊष्माधारिता ताप के साथ परिवर्तित होती है, तो ऊष्माधारिता का यथार्थ मान ज्ञात करना हो तो T2 और T1 का अंतर जो है, यानी कि T2 माइनस T1, इन दोनों का जो अंतर है वो बहुत सूक्ष्म यानी dt के बराबर होगा, या इसके बराबर होना चाहिए। यदि C यथार्थ ऊष्माधारिता हो तो इसका मान निम्नलिखित अवकलन समीकरण द्वारा बता सकते हैं, यानी कि C इक्वल्स टू dq अपॉन dt। यदि निकाय में एक ही पदार्थ या विलयन हो तथा उसका भार 1 ग्राम हो तो ऊष्माधारिता को विशिष्ट ऊष्माधारिता या सामान्यतः विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं मोलर मात्राओं से संबंधित होती हैं, अतः हम जो ऊष्माधारिता है उसे हम मोलर ऊष्माधारिता या अणु ऊष्माधारिता से व्यक्त करते हैं, जो कि विशिष्ट ऊष्मा तथा अणुभार के गुणनफल के बराबर होती है। गैसों की ऊष्माधारिताएं, हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। यदि किसी निकाय द्वारा अनंत सूक्ष्म मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करने पर ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो निकाय की ऊष्माधारिता C बराबर Q अपॉन dt से व्यक्त करते हैं। ऊष्माधारिता ताप के साथ परिवर्तित होती है। इसके दो रूप होते हैं, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, जिसे कि हम अब तक पढ़ते हैं Cp से व्यक्त करते हैं, और दूसरा है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, जिसे कि हम Cv से व्यक्त करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, डेल्टा E बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और W जो है किया गया कार्य है। तो C बराबर डेल्टा E
क्योंकि C बराबर Q अपॉन डी टी है, तो C बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा B अपॉन डी टी। और हमने पहले पढ़ा है कि डेल्टा E प्लस P डेल्टा B बराबर डेल्टा H के होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा H अपॉन डी टी या डी एच अपॉन डी टी। यदि गैस द्वारा ऊष्मा का अवशोषण स्थिर दाब पर हो तो Cp बराबर डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। तो Cp स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है। इस प्रकार प्रति डिग्री ताप वृद्धि से निकाय की एंथैल्पी में हुई वृद्धि उसकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। यदि ऊष्मा का अवशोषण स्थिर आयतन पर हो, यानी जब डेल्टा V इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर किया गया कार्य शून्य होगा, तो Q बराबर डेल्टा E के बराबर होगा। तो CV बराबर डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी CV जो है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, अतः प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि उसकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो यहाँ पर मोल ऊष्माधारिता को हम, यानी 1 मोल पदार्थ की ऊष्माधारिता को अगर हम C बार P और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को 1 मोल के लिए C बार V से व्यक्त किया जाता है। यदि सिस्टम में n मोल उपस्थित हों तो स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर उस ऊष्माधारिता CV बराबर n C बार T और CV बराबर n CV बार से हम बताएंगे। तो प्रति मोल ऊष्माधारिता जो है वो जो होगी, यानी कि 1 मोल के लिए ऊष्माधारिता Cp बराबर Cp अपॉन n और CV बार इक्वल टू Cv अपॉन n। तो यहाँ पर ये यानी ऊष्माधारिता प्रति मोल, यानी Cp अपॉन n जो है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता प्रति मोल, और Cv अपॉन n यानी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता प्रति मोल द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Cp और Cv जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो C अगर ऊष्माधारिता प्रति मोल हम लें, यानी कि मीन हीट कैपेसिटी के फॉर्म में हम इसको व्यक्त करें, तो ये जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि हीट कैपेसिटी प्रति मोल अगर हम लें तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि विशिष्ट गुण है। और अगर हम केवल हीट कैपेसिटी लेते हैं तो वो एक मात्रात्मक गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हम Cp और Cv में ऊष्मागतिकीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक रिलेशन बिटवीन Cv एंड Cp। Cp का मान Cv से सदैव ज़्यादा होता है, क्योंकि Cp जो है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और किए गए कार्य दोनों का योग यानी कि एंथैल्पी के बराबर होती है, जबकि Cv जो है अवशोषित की गई ऊष्मा के बराबर होती है। क्योंकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी करती है और प्रसार कार्य भी करती है, जबकि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा से केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अतः गैस की समान मात्रा के ताप में समान वृद्धि के लिए स्थिर दाब पर स्थिर आयतन की तुलना में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अतः Cp माइनस Cv बराबर गैसीय प्रसरण में किया गया कार्य।
तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू P डेल्टा B। यदि यह एक आदर्श गैस है तो PV इक्वल टू RT से हम व्यक्त कर सकते हैं। यदि इसका ताप T डिग्री से T प्लस 1 डिग्री सेंट प्लस T डिग्री से T प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो स्थिर दाब पर इसका आयतन V से V प्लस डेल्टा V होगा या V हो जाएगा। तो P ब्रैकेट में V प्लस डेल्टा V ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू R T प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, R ब्रैकेट T प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो PV प्लस P डेल्टा V बराबर RT प्लस R। क्योंकि PV इक्वल्स टू RT होता है तो P डेल्टा V बराबर R के बराबर होगा। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। वास्तविक गैसों के लिए Cp और तथा Cv दोनों में ही ताप के साथ वृद्धि होती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करके भी Cp और Cv में संबंध बता सकते हैं। माना कि E बराबर फंक्शन ऑफ E जो है वो आयतन और ताप का एक फलन है। तो E एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन यानी कि जो कि तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। कोई भी गुण अगर तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उस पद पर निर्भर नहीं करता जिसके के द्वारा परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम अवस्था फलन कहते हैं। तो यहाँ पर DE बराबर डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय DT प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय DV। इस समीकरण में स्थिर दाब पर DT का भाग देने पर DE अपॉन DT डेल E अपॉन डेल T ब्रैकेट क्लोज एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp इक्वल्स टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल अपॉन ब्रैकेट डेल अपॉन डेल T, फिर ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में E प्लस PV स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और फिर बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P प्लस P डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाली इक्वेशन से डेल E अपॉन डेल T का मान इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमें नई इक्वेशन मिलेगी जिसके अनुसार Cp इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P प्लस P डेल V ब्रैकेट में डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। तो Cp इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T V हम ऊपर के जैसे लिखेंगे प्लस डेल V अपॉन डेल T कॉमन ले लिया हमने ब्रैकेट क्लोज और डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T प्लस P। यहाँ पर डेल V अपॉन डेल T जो ब्रैकेट में हमने कॉमन लिया है एट कांस्टेंट प्रेशर है। यहाँ पर चूंकि CV इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V, अतः इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं Cp इक्वल्स टू CV प्लस डेल V अपॉन डेल T P, फिर बड़ा ब्रैकेट डेल फिर शुरू होगा फिर स्मॉल ब्रैकेट डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P ब्रैकेट क्लोज। यह समीकरण ठोस द्रव और गैस सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, लेकिन आदर्श गैसों के लिए इस इक्वेशन में डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर
जो है बराबर 0 होगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निश्चित ताप पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या आंतरिक ऊर्जा शून्य होती है स्थिर ताप पर। तो डेल ई अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू 0 तथा पी वी इक्वल्स टू आर टी। बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर बायल के नियम के अनुसार पी वी इक्वल टू आर टी। तो अर्थात डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी को हम लिख सकते हैं आर अपॉन पी। वी अपॉन टी बराबर आर अपॉन पी लिख सकते हैं। तो सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन पी ब्रैकेट में 0 प्लस पी। तो सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर या सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। अतः आदर्श गैसों के लिए स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता सी पी, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता सी वी का अंतर आर के बराबर होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा तो हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए जो है आंतरिक ऊर्जा ई जो है आयतन और टेम्परेचर का एक फलन है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ई इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डी टी। तो डी ई बराबर डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डी वी प्लस सी वी। डेल ई अपॉन डेल टी हमने पढ़ा है यहाँ पर बराबर सी वी के। हम देख सकते हैं डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर सी वी। तो डेल ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल वी टी डी मल्टीप्लाइड बाई डी वी प्लस सी वी इंटू डी टी। तो प्रथम नियम से डी ई बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू या डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डी वी प्लस सी वी डी टी इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो आदर्श गैस निर्वात में प्रसारित हो तो किया गया कार्य यानी डी डब्ल्यू बराबर 0 और जूल के अनुसार न तो ऊष्मा अवशोषित होगी और न ही मुक्त होगी, तो डी क्यू बराबर भी 0 होगा। यानी कि जो राइट हैंड साइड वाली जो राशियां हैं वो 0 के बराबर हो जाएंगी। तो डी ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई डी वी प्लस सी वी डी टी सी वी मल्टीप्लाइड बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो स्थिर ताप पर डी टी बराबर 0 है। तो जो सेकेंड क्वांटिटी है इसमें सी वी मल्टीप्लाई बाय डी टी बराबर भी 0 हो जाएगा स्थिर ताप पर। तो जो रिमेनिंग राशि होगी इस इक्वेशन में डी ई अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी बराबर 0। चूँकि आयतन में जो परिवर्तन है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये पूरी राशि 0 जब ही होगी जबकि इन दोनों राशियों में से एक राशि 0 हो। तो अतः ये 0 जब ही होगी जबकि और डी वी 0 नहीं हो सकता। तो डेल ई अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए होगा, तभी यह राशि 0 होगी। तो ये बराबर 0। तो स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर अनाश्रित होती है। तो स्थिर ताप पर दाब व आयतन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अतः डी ई अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर भी 0 होगा। तो स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा दाब पर भी निर्भर नहीं करती, अतः आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।